स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, वेस्पर थ्योरी पढ़ी, हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखा, ठीक है। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर पढ़ी थी। देखिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, मैंने खाली आपको दो करवाए थे, दैट इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। चलो थोड़ा सा जो है इनको दोबारा लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहला जो था वो क्या था? एसोसिएशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूलर जो सबस्टांसेस होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका जो मास होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? आपके पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ C6H5 डबल बॉन्ड OH, एक बेंजोइक मॉलिक्यूल, बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो भी ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कभी कभी दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं, जिसका मास अब क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एज्यूम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम कभी कभी कुछ कैलकुलेशन में हमें नहीं पता है कि एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। हम तो सीधा हमने बेंजोइक एसिड लिया है तो हम तो बेंजोइक एसिड का मास जो है वो लेंगे, ठीक है, रेजोनेंट 20। लेकिन इसमें क्या होता है? बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाते हैं और आपके पास कैलकुलेशन में कुछ एरर आता है। वो किस वजह से आता है? बिकॉज बेंजोइक एसिड जो है उसका मास अब 120 नहीं आएगा बल्कि 240 आएगा, क्योंकि दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स कभी कभार एसोसिएट भी हो जाता है और उसका जो मास होता है वो डबल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आई इसमें पहली, हम बोल सकते हैं पहला कॉन्सिक्वेंस कि एसोसिएशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डायमंड व्हिच कॉजेस द डबलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर सेकंड इज योर डिसोसिएशन। अब ये डिसोसिएशन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का टूट जाना, ठीक है। मैं लिखूं आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, मैंने उल्टा करके लिखा HF। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है? आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल टूटता है ना, तो ये H पॉजिटिव और F नेगेटिव आयन जो है वो नहीं बनाता, बल्कि क्या होता है? ये यहाँ से टूट जाता है और आपके पास क्या बनता है? HF2 नेगेटिव आयन। जब यहाँ से टूटेगा तो जाहिर सी बात है H और इसके साथ दो आ जाएंगे F, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा? HF2 मॉलिक्यूल जो है वो HF2 नेगेटिव आयन जो है वो बनता है, जिसकी वजह से आपका KHF2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके पास HF2 नेगेटिव जो है वो बन सकता है, वेयरएज आपके पास KHCl2 जो है वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपका अगर Cl होगा H होगा, ठीक है, फिर Cl होगा फिर H होगा। ऐसे के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड है Cl के साथ और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है Cl के साथ, वो FON में नहीं आता। इसका मतलब इसके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और ये इस केस में क्या बनाएगा? H पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। इस केस में ऐसा एनाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कॉन्सिक्वेंस है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आयन वो बनना चाहिए, कभी कभार वो नहीं बनता है, ठीक है। जैसे HF के केस में जो है वो ये वाला जो है आपके पास आयन बनता है, इसका मतलब है आपके पास KHF2 जो है वो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वहीं KHCl2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज HCl के केस में क्या होता है? वहाँ पे डिसोसिएशन से H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन ही बनता है, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती है। सो आपके पास KHCl2 जो है वो नहीं बन सकता। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उसका, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपैरिजन ऑफ melting and boiling point। आपके पास वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम,
उसके बाद यहाँ पे लगो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन दिस। ठीक है, तो ये सब आपके पास है। आपके पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा होता है। ठीक है, H2O का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके इस वाले ग्रुप का। अगर इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे यहाँ पे क्या बनेगा H2S, इधर क्या बनेगा H2SE और इधर क्या बनेगा H2TE, जिनमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस वाले हाइड्राइड ऑफ वाटर, दैट इज वाटर जो है, सॉरी हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज वाटर जो है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब इसकी बात करें, आपके पास NH3 है, फिर PH3 है, फिर AS, सॉरी AR नहीं है, AR इज योर आर्गन, ASH3, ठीक है, उसके बाद SPH। अगर मैं इधर की बात करूँ, इसका हाइड्राइड क्या आएगा HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। अब देख रहे हो कि इन सभी ग्रुप में किस वाले हाइड्राइड का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सबसे ऊपर वाले का, दैट इज NO और F1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स है, ये सब हाइड्राइड्स है, हाइड्रोजन के साथ ही जो है वो मिले हुए है ना, ये भी आपके पास जो है वो हाइड्राइड है, लेकिन ये किसका हाइड्राइड है, दिस इज योर ग्रुप 15 हाइड्राइड। और ये जो लास्ट वाला है ये क्या है आपके पास ग्रुप 17 का जो है वो हाइड्राइड। ठीक है, इनमें से वाटर जो है, वाटर का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के हाइड्राइड से सबसे ज्यादा होता है। एमोनिया का जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, whereas HF का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज इन तीनों में, वाटर में, NH3 में और HF में, इन तीनों में जो है वो H बॉन्डिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, उस मॉलिक्यूल को तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होता है, चाहे वो मेल्ट करना हो चाहे वो बॉयल करना। इसका मतलब उस केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। चलो इसको हम देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं कि कैसे आपका जो वाटर होता है उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। सपोज मैंने O लिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सपोज यहाँ पे भी O है, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी O है, यहाँ पे भी H, यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं इसके तो स्लाइड नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव, दिस इज स्लाइड पॉजिटिव, दिस इज स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, अगेन स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, वो सबको पता है। ठीक है, ये क्या होता है, बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे भी बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसके साथ जुड़ा होगा। दैट इज वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके इसमें क्या होते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी ऑक्सीजन है, FON में आ रही है, इसका मतलब वाटर में आपका जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है। चलो H2S की बात करते हैं, मेरे पास सल्फर है वो H के साथ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी H के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मेरे पास फिर से S है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। चलो मान के चलते इधर स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा, लेकिन क्या ये सल्फर H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है सल्फर के साथ, जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी सल्फर है। क्या ये दोनों FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। वैसे इन सब में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए वाटर अपने ग्रुप में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे हाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है। सपोज करते हैं हम अमोनिया की बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास N है, H H H, फिर से N H H H H, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी नाइट्रोजन है। दोनों FON में आ रहे हैं, नाइट्रोजन जो है वो FON में आता है। इसका मतलब NH3 में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, लेकिन क्या PH3 में होगा? सपोज करो मैं यहाँ पे फॉस्फोरस ले लूँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा फॉस्फोरस के साथ और जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी फॉस्फोरस ही होगा, उस केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो रीजन यही है। वैसे HF में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए HF का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन सबसे जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, एमोनिया का और HF का अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में जो है वो सबसे ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, जिसका नेक्स्ट
कॉन्सिक्वेंस है वो है सॉलिबिलिटी। नंबर 4 चीज है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है? सॉलिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज जो है किसी पे डिसॉल्व होना, सिर्फ सॉलिबिलिटी मतलब उसे हम कहते हैं। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज वाटर की जिसकी अट्रैक्शन है, कौन सी टाइप की अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ C2H5, मैंने लिखा OH, ठीक, फिर मैंने लिखा यहाँ पे HOH, मैंने ये वाटर दिखाया आपको, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर सकता है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो भी आपका ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस वाटर में इसलिए सॉल्युबल होते हैं बिकॉज वाटर के साथ वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज जो होती है वाटर में सॉल्युबल होती है। फॉर एग्जांपल योर अल्कोहल्स इन वाटर। नाउ नेक्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है होता है आपका डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइस की डेंसिटी वाटर से क्या होती है? कम होती है। आइस इज अ सॉलिड, आइस सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है। तो टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि जो आपका आइस है उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? लिक्विड के मुकाबले में जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। आपने देखा भी होगा बर्फ को पानी में डालते हैं वो नीचे नहीं जाती है, वो ऊपर से जो है वो फ्लोट करती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज जो आपका आइस होता है उसका क्या होता है? उसका होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस का पिंजरे का जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ बना सकता है, ये इसके साथ बना सकता है और ये इसके साथ भी बना सकता है। ऐसा जैसा होगा ना, ठीक। वैसे ही ये वाला ऑक्सीजन जो है 2 और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ये वाला भी किसी और के साथ जो है वो जुड़ा होगा, ये वाला जो होगा वो भी किसी और के साथ जुड़ा होगा। ऐसा जैसा जो है वो आइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिजिटल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। क्या दिख रहा है? दिख रहा है आपको ये दिख रहा है कि बेसिकली क्या होता है? पानी को जो है जब फ्रीज करते हो ना तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा शो करते हैं। आइस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, तभी तो वो आइस है। तो क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या आते हैं? नजदीक आते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वो कुछ ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसके अंदर पिंजरे जैसी शेप तो है, लेकिन साथ में इस पिंजरे के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करते हैं ना ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, तो आपके पास क्या होती है? बहुत सारी हॉलो जगह बच जाती है, क्योंकि बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इतनी जगह जो है वो बच रही है। अब यही चीज जो है बार बार रिपीट करोगे तो देखो कितना ज्यादा वाटर जो है आपकी आइस में जो है वो जगह बचेगी। तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है? इसका जो आपके पास आइस जो होता है उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो आइस होता है उसका डेंसिटी थोड़ा सा कम होगा। जाहिर सी बात है, स्पेस ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा, खाली जगह ज्यादा होगी, तो डेंसिटी क्या होगी? वो कम होगी। जब आप इसको हीट करते हो ना, आइस को जब आप हीट करते हो, वाटर में कन्वर्ट करते हो, तो फिर क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फूटना स्टार्ट करता है और ये जो आपका वाटर होता है इन कैविटीज में फिट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अब हाइड्रोजन बॉन्ड फूट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल इस कैविटी के अंदर जो पहले था उस केज के अंदर जो है वो फिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फूटने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं। इसीलिए वाटर का जो होता है लिक्विड फॉर्म में जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जो है ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आके जो है वो क्या होता है आपके पास? वहां पे जो है डेंसिटी उल्टा हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन याद रखना, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। खाली 4 डिग्री सेल्सियस तक ही जितने हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं वो आ जाते हैं। आप 4 से ऊपर बढ़ाओगे तो क्या होता है? एक्सपेंशन हो जाती है, वाटर एक्सपैंड होता है।
जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा और हो जाती है, और स्पेस जब ज़्यादा होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो आइस का वाटर से क्यों होता है ये क्या बोलते हैं डेंसिटी कम, बिकॉज आइस का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर जो होता है उस केस में इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाटर जो है एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया था, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर की बात की थी, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वो कवर कर दिया। एक टॉपिक है लिविंग स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको जो है वो कुछ पहले वाले जो है जो लेक्चर से उनमें जो है वो मैंने आपको नहीं बोला है। और जो लिविंग स्ट्रक्चर का आपको कंसेप्ट तो होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि लिविंग स्ट्रक्चर जो है उनको हम जो है वो कैसे बना सकते हैं, किसी का भी लिविंग स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर इस वाले टॉपिक में हम जो है वो इस चीज को भी जो है कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज वेल एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखाते हैं। लिविंग स्ट्रक्चर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर एक्चुअल शेप वगैरह नहीं बताता, आप खाली लिविंग स्ट्रक्चर से इतना पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट है उनमें कितने नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल से पहले मैं रूल्स लिखती हूँ लिविंग स्ट्रक्चर को करने के लिए। रूल्स क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 क्या है इसमें, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, काउंट ऑल द वैलेंस। सबसे पहले जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, काउंट करना है। मॉलिक्यूल में जितने एटम है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है act as central atom and other atoms are evenly distributed around it। बाकी के जितने भी एटम होंगे उसके इर्द गिर्द जो है वो होंगे। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में रखो, बाकी को अपने हिसाब से जो है वो कहीं पे भी रख सकते हो, उसके अराउंड में। फिर complete the octet of surrounding atoms first। सबसे पहले जो बाहर वाले एटम्स होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। नाउ complete the octet of central atoms with the remaining electrons if any। बाद में आपने जो है सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा उसका सबसे पहले आपने जितने भी एटम हैं उन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। फिर आपने लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में रखना है, बाकी को जो है उसके साइड में रखना है। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने आपने काउंट किए उससे आपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, पहले बाहर वालों का बाद में अंदर वाले। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली ClO4 नेगेटिव, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है। और चीज याद रखिए जब नेगेटिव हो, इस नेगेटिव को एक नेगेटिव का मतलब होता है कि आपने +1 एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर +1 होगा -1 है चीज, अगर +1 होता तो एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देना। सबसे पहले देखो आप सबसे पहले क्या करना है, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 6 into 4 करोगे आपके पास 6 4 24 प्लस 1 आएगा आपके पास बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। तो 24 प्लस 7 करोगे आप 31 31 प्लस 1 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आए, वो आए आपके पास 32। ना जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्लोरीन पे, क्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसको बीच में रखो। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। तो कर दिया मैंने सेकंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में रख दिया और बाकी एटम्स को मैंने जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया अराउंड दिस एटम। नाउ बस एक चीज मैं जो है वो बताना भूल गई, यहाँ पे आपने जो है वो मेक सिंगल बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम।
थर्ड रूल ये होता है कि जितने भी सराउंडिंग एटम होते हैं उनके साथ जो है सेंट्रल एटम के साथ जो है वो क्या बनाना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, फिर लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को बीच में रखो, बाकी को जो है वो साइड पे रखो, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है, उन 32 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले आपको इन सब का ऑर्बिट कंप्लीट करना है। अब देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसका ऑर्बिट क्या हो गया, इस केस में कंप्लीट हो गया। वैसे यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। वैसे इधर भी आप जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखोगे, दो इससे जो है वो बॉन्ड में जो है वो लगा रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट। वैसे इधर रखोगे तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब काउंट करो, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, इसका मतलब आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो गए। अब क्लोरीन का भी जो है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर बचता तो आपने जो है वो इस सेंट्रल एटम के ऊपर जो है वो लगाना था। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वो डबल बॉन्ड जो है वो बनाता ही बनाता है। यहाँ पे हर ऑक्सीजन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है आपने पूरा का पूरा रूल फॉलो किया, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो गलत है। क्योंकि जब आपने जो है रूल्स को फॉलो किया, हर एक ऑक्सीजन एटम क्या बना रहा है, खाली सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो इस चीज को कैसे करेक्ट करेंगे, इसके लिए टर्म आती है जिसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या मतलब होता है, फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का चार्ज जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना कितना प्रेजेंट है, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। सपोज करते हैं कि जो आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसका हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सबसे पहले क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने जो क्लोरीन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, माइनस आप देखो नंबर ऑफ बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अब कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। याद रखना नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो 4 के लिए 8 की जरूरत पड़ेगी। So 8/2 आएगा आपके पास, 2 1 2 2 4 8, 7 - 4 that is equal to +3। इसका मतलब कि जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है उसमें जो आपका क्लोरीन है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, +3, ठीक है। अब देखो आप फॉर्मल चार्ज Fc ऑफ ऑक्सीजन, आप किसी एक का निकालोगे हर एक का निकल जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे जो है हर एक है, ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी डबल बॉन्ड बनाया। अब इसमें भी देखो सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सपोज करो इसका बना रही हूँ, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, माइनस नॉन बॉडी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसका मतलब 6 ही होते हैं इसके पास, क्या 6 इसके पास जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर मैंने कहीं नहीं लिखा है, ये चीज ध्यान रखना, पेयर नहीं लगाना है आपने। माइनस जो आपके पास बॉन्ड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, वो 2 है, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, ठीक है, 6 - 6 आएगा 0, 0 - 1 that is equal to -1। इसका मतलब इस ऑक्सीजन एटम में भी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने ClO4 नेगेटिव लिखा था, क्या मैंने ऐसा बोला कि इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। इस फॉर्मल चार्ज से तो आपको ये पता चल रहा है कि हर एक ऑक्सीजन के एटम -1 चार्ज है, इसका मतलब -4 चार्ज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन -4 चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज ही होता है। इसका मतलब कोई एक ही ऐसा ऑक्सीजन एटम होगा जिसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा, बाकी सबको न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा इस +3 ऑफ क्लोरीन के साथ, इसको भी न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा और इसको भी होना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम ये करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि इसका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये वाला एक तो ऐसे ही रखेंगे हम, क्योंकि -1 हमें चाहिए, स्ट्रक्चर में -1 है ऊपर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ पे करोगे, इस वाले का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे करोगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे,
इसके पास भी 2 रहेंगे, इसके पास भी 2 रहेंगे। अब कैलकुलेट करो आप सबसे पहले, अब ये तो था बिफोर, अब ये फॉर्मल चार्ज हमने इस वाले स्ट्रक्चर का बताया। अगर हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वो कैसा आएगा, अब इस केस में जो क्लोरीन होगा उसका फॉर्मल चार्ज है वो 0 आएगा। इस केस में अगर हम Fc निकालेंगे क्लोरीन का, वो कैसा आएगा आपके पास, क्लोरीन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 माइनस इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, ठीक है, माइनस इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इसका मतलब 40। डिवाइड कितना करना है आपने 2, ठीक है, 7 माइनस 7 आएगा आपके पास 0। इसका मतलब जब मैंने इन नेगेटिव चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज किया इसके साथ, जो क्लोरीन है उसके ऊपर चार्ज कितना आया वो 0 आया। अब इस वाले ऑक्सीजन एटम का जो आपने जो निकाला था उसका निकालोगे, Fc ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आएगा आपके पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 4 माइनस जो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आपके पास है 4 और 2, ठीक है, दैट इज 6 माइनस 6 आएगा आपके पास 0। तो इस केस में इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका 0 चार्ज 0 चार्ज 0 चार्ज, इवन इसका भी क्या है 0 चार्ज। और जो आपको -1 दिया है स्ट्रक्चर में, ठीक है, फॉर्मूला में, वो किसका है, इस एक ऑक्सीजन एटम का है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इतना रामकहानी जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जो है पूछा गया हो, ठीक है, पूरा का पूरा जो है वैसे ही करना है। सबसे पहले तो जो आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बीच में रखोगे, ठीक है, बाकी के एटम्स को जो है वो साइड पे रखोगे, सिंगल बॉन्ड बनाओगे, फिर देखोगे अगर ऑक्सीजन ने खाली सिंगल बॉन्ड बनाया तो आपका फॉर्मूला जो है वो गलत है। उसको करेक्ट करने के लिए खाली जो आपका बीच वाला है ना उसका फॉर्मूला चार्ज निकालो। अगर वहां पे जो है वो +3 आया तो 3 डबल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के, आपका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर +2 होगा तो उस केस में जो है कोई से 2 ऑक्सीजन एटम को जो है उसका सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट कर दोगे, फॉर्मूला सही हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप घर में ट्राई करेंगे। PO4 3 नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन, बस इन 3 का जो है वो लिव स्ट्रक्चर जो है वो कोशिश करना घर में निकालना।